एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके DSSB TGT और PGT दोनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इनमें कुछ आपके जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जीके टाइप के। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। राइट आंसर रहेगा गाइस दिल्ली। राइट आंसर रहेगा दिल्ली। सड़क पर जितने भी पंजीकृत जो वाहन चलते हैं उन सब की संख्या सबसे अधिक आपके दिल्ली में है। चारों महानगरों से दिल्ली में सबसे ज्यादा पंजीकृत वाहनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है सामान्यतः कैसे बनी है? ऑप्शन है तलावचन द्वारा, तलोउचन द्वारा, स्वस्थाने अपक्षयन द्वारा, अपर्दन द्वारा। देखो, जो हमारे ये भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, तो पर्वत से जो नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाई है, उन्हीं मिट्टियों के जमाव से भारत का उत्तरी विशाल मैदान बना है। तो किसके द्वारा भाई? तली। यहाँ पर जो तली थी उस तली को क्या किया, जो नदियां थी उन्होंने मिट्टी से भर दिया, तो तलोउचन के द्वारा। राइट आंसर रहेगा तलोउचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? ईडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ, सिज्मोग्राफ। यहाँ पर सिज्मोग्राफ लिखा हुआ है, इसे सिज्मोग्राफ भी कहते हैं, सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीतकाल के दौरान उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। भाई, सर्दियों में जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी जलवायु किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय वायु संहति द्वारा। ठीक है, जो आपकी उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय वायु होती है उसके द्वारा, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु के द्वारा, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु के द्वारा, और उष्णकटिबंधीय संहति के द्वारा। गाइस, इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे? मैंने आपसे सीधा पूछा है कि भाई सर्दियों में उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है वो कैसी होती है। तो सर्दियों में, अब उत्तरी अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंटल आएगा साथ में। ठीक है, उसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका है वो आपके इक्वेटर से काफी ऊंचाई पर है। ठीक है, काफी दूर है, इक्वेटर से काफी दूर है, इस वजह से वहां की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? ध्रुवीय। तो ऑप्शन सी इज राइट, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु संहति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ, भूपट्टी की परतों का समायोजन, या टी आएगा, और शैल तंत्र का टूटना, शैलों का ऊपर उठना। तो गाइस, राइट आंसर रहेगा, देखो मैंने प्लेट विवर्तनिक जो थ्योरी है वो आपको पढ़ा रखी है अपने चैनल पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आपकी जो लेयर्स होती हैं उनमें जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे आपके चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जिनमें आपकी लेयर्स के भी समायोजन होता रहता है, और उन्हीं की वजह से आपके भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भूपट्टी की परतों का समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो गाइस, राइट आंसर रहेगा आयन मंडल, आइनोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर होती है, यही रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है। इस आयन मंडल में, आइनोस्फेयर में विद्युत तरंगे पाई जाती हैं जिन पर ये कण आवेशित हो जाते हैं और प्रसारण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संसाधन अजैव यानी अबायोटिक एंड नवीकरणीय है? लोहा आयस्क, पशुधन, जल, जंगल। तो गाइस, आप सबको पता है नवीकरणीय क्या होता है, यानी जिसे हम एक बार यूज करने के बाद रिसाइकल करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जल। ठीक है, राइट आंसर रहेगा जल। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, एक रिसोर्सेज है हमारे पास जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, यानी हमें कब पता चलेगा कि भाई तूफान आएगा? जब आपके वायुमंडल में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा, सहसा कम हो जाए, या क्रमशः कम हो जाए। तो गाइस, ध्यान रखना, तूफान की जब भविष्यवाणी होती है जब वायुमंडल का जो दाब है वो अचानक से कम हो जाए। ठीक है, देखो क्या होता है ना,
वायुमंडल में जो वायु का दाब है कम होगा, यानी लो प्रेशर होगा। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों ओर से हवा आएंगी, और अगर वो लो प्रेशर जितना कमजोर होगा ना, उतना ही भयानक तूफान आने की संभावना होती है। समझ रहे हो? क्योंकि इस लो प्रेशर को चारों ओर से भरने के लिए हवाएं आ जाती हैं। हवा आपकी चलती ही कैसे हैं? हवा आपकी चलती हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है। ठीक है, तो लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, और सारी हवाएं जब एक जगह इकट्ठी होगी तो तूफान ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। आपको बुध ग्रह के सैटेलाइट बताने हैं 0, 1, 2, 16। तो 0 रहेगा आपका राइट आंसर। बुध ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, कौन सा? चंद्रमा। आपका जो मंगल ग्रह है उसके 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो राइट आंसर रहेगा गाइस निहारिका। निहारिका आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सौर परिवार में क्या क्या आता है? हमारे ग्रह आते हैं 8 ग्रह, धूमकेतु आते हैं, आपके ये जो पुच्छल तारे वगैरह होते हैं, टूटते तारे, ये आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, सैटेलाइट आ जाती है। ठीक है, बट निहारिका ये आपका इसमें शामिल नहीं किया जाता सौर परिवार में, सूर्य के परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? हमें कारण नहीं है ढूंढना है। सोपान कृषि, वनोन उन्मूलन, अपक्षय, अधिक कटाई। देखो भाई, अधिक कटाई से तो आपका मृदापर्दन होगा। अपक्षय यानी टूट फूट, इससे भी आपका मृदापर्दन होता है। वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, ये सब कुछ होता है इसमें, तो इसमें भी आपका मृदापर्दन होता है। बट सोपान कृषि करके तो हम मिट्टी को कटने से बचाते हैं अपने खेतों में से। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग रहेगा इसका आंसर, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपकी टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट आता है, पद अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध किससे है? अधिकेंद्र किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवात से, या भूसंकलन से? तो राइट आंसर रहेगा भूकंप से। देखो, जहां पर आपकी भूकंपीय तरंगे पैदा होती है ना, उस पॉइंट को तो कहते हैं हम क्या? फोकस, अर्थक्वेक फोकस, भूकंप केंद्र। और इस पॉइंट के बिल्कुल ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री पर, जहां पर सबसे पहले या जिस पॉइंट पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को या भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र। तो ये भूकंप से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना। तो राइट आंसर रहेगा रिएक्टर पैमाना। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए जिस पैमाने का यूज होता है उसे कहते हैं रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो कौन से खगोलीय पिंड हमारी पिंड? अब एक चीज ध्यान देना, इसने कोई ग्रह नहीं पूछा। ठीक है, अगर आप आंसर देने वाले हो नेपच्यून तो रोंग होगा, क्योंकि नेपच्यून से भी दूर प्लूटो है। यहाँ पर खगोलीय पिंड पूछा गया है, कोई आपसे ग्रह नहीं पूछा गया, प्लैनेट नहीं पूछा गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रह होता तब आप आंसर देते नेपच्यून। ठीक है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सबसे दूर है ग्रहों में। बट प्लूटो को हमने 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। क्यों? 2 मेन रीजन थे। एक तो ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटा था, और दूसरा ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था तो नेपच्यून के कक्षा में घुस जाता था। ठीक है, नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस जाता था, और जिस वजह से इसे ग्रहों की संख्या से बाहर निकाल दिया प्लूटो को। बट यहाँ पर ग्रह नहीं पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर खगोलीय पिंड पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लूटो। नेपच्यून इसका आंसर नहीं होगा गाइस, ध्यान देना, इसका आंसर होगा प्लूटो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खगोलीय पिंड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके फलस्वरूप क्या होता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो गाइस राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आपके सी लेवल में भी इंक्रीज हो जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उनका पानी समुद्र में पहुंचेगा, फसल के स्वरूप भी बदलेंगे, हमारी पर्यावरण बदल रहा है, उसके साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी फसल भी प्रभावित होंगी। तट रेखा में परिवर्तन होगा, कोस्टल एरियाज हमारे डूब जाएंगे जब अगर समुद्र में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या है?
है? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा तेजी से घूमने वाले तारे। ये इस प्रकार के तारे होते हैं जिनका चुंबकीय विकिरण होता है, और जब ये तेजी से घूमते हैं तो कभी कभी ये पृथ्वी से भी पृथ्वी के भी ओर आ जाते हैं, बट बहुत कम सिचुएशन में। वैसे काफी तेजी से घूमने वाले तारों को कहते हैं पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागरीय तरंगे जो होती है उनको क्या कहते हैं? तट पर भूकंप, अब इन्होंने भूकंप जोड़ा है तो नॉर्मल तरंगों की बात नहीं हो रही है, तो हम उसे धारा नहीं कहेंगे, ठीक है। ज्वार भाटा भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर ऊंचा लहरों का ऊंचा उठने और गिरने की बात नहीं हो रही है, तो ज्वार भाटा भी आंसर नहीं होगा। साइक्लोन भी नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोन में आपका वायुदाब से संबंधित चीजें होती है। राइट आंसर रहेगा सुनामी, क्योंकि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, यहाँ पर भी भूकंपी वर्ड इन्होंने डाला है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहरा एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, द्रव में परिक्षिप्त ठोस का। तो गाइस राइट आंसर रहेगा गैस में परिक्षिप्त द्रव का। जो आपके जलवाष्प होते हैं जब वो गैस में बदल जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक धुएं की आकृति जैसा कोहरा सा छा जाता है, जिसे आप सर्दियों में सभी देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जब नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी का ढाल अधिक हो। तो गाइस राइट आंसर रहेगा जब नदी का प्रवाह तेज हो, यानी नदी में जितनी अधिक पानी की मात्रा होगी उतनी ही वो भयंकर रूप से बहेगी और उतना ही अधिक अपरदन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया जो सुनामी है उसका कारण है चांद का गुरुत्वीय अभिकर्ष, महासागर में न्यून दाब द्रोणी, सागर के फर्श का विरूपण और जल का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, मानसून पवन में सहसा परिवर्तन। तो गाइस राइट आंसर रहेगा जो सागर है उसके फर्श का विरूपण और जल का ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ऊर्ध्वाधर यानी पानी का वर्टिकल ऊपर की ओर खिसकाओ, तो आपकी लहरें जो सुनामी में लहरें उठती हैं वो इसी तरीके से तो उठती है, एकदम बिल्कुल ऊंचाई में पहुंच जाता है, ऐसा लगता है कि नीचे से कोई ऊपर उठा रहा हो लहरों को, ठीक है। तो जल का ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे ठंडा कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, प्लूटो, बुध। तो गाइस सबसे ठंडा है प्लूटो, क्योंकि इन तीनों में सबसे दूरी पर कौन है सूर्य से? प्लूटो। तो राइट आंसर रहेगा प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मॉग एक मिश्रण है वायु और जलवाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का, धूम्र और कोहरे का। तो गाइस स्मोक किसे कहते हैं? धूम्र और कोहरे को, ठीक है। एक धुआं टाइप का या कोहरे को हम क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौर मंडल के 4 सबसे बड़े विशाल ग्रह, उनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। हमें अवरोही क्रम में लिखना है। बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस। बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, बुध, शनि, नेपच्यून। तो गाइस राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान से देखोगे ना तो पहले बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा यूरेनस और यूरेनस से छोटा नेपच्यून। तो इन चारों को बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। तो गाइस इसका आंसर तो आई थिंक सबको ही पता है, बृहस्पति। इसके साथ साथ जो बृहस्पति है इस पर अगर हम बात करें तो इसमें सैटेलाइट की संख्या भी इसकी सबसे ज़्यादा है, 69 से भी प्लस में है। और इन 69 सैटेलाइट में जो बृहस्पति है इसमें 16 सैटेलाइट इसके ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे चांद की तरह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का एक चांद है ना, उसी तरीके के। तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति पर कितने चांद है? 16 चांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? डोलोमाइट, कॉपर, लिग्नाइट, बॉक्साइट। तो राइट आंसर रहेगा गाइस बॉक्साइट। राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भौम जल स्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है वर्षा की मात्रा पर, उस क्षेत्र के ऊंचावच पर, उस क्षेत्र की वनस्पति पर, अंत्य संत्रवण की मात्रा पर। तो गाइस राइट आंसर रहेगा भूमि में हमारा जो पानी है वो अंदर की तरफ जाना है तो ज़्यादातर ये वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर वर्षा जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा हमारा भौम जल स्तर इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या
क्या कहते हैं, यानी आपका जलमंडल भी आ गया, वायुमंडल भी आ गया, मिट्टी भी आ गई और जैव भी आ गया, तो इन सब से मिलकर तो एक ही चीज़ बनता है, जैव मंडल। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो गाइस सबसे चमकीला और सबसे सुंदरता का प्रतीक भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, वीनस कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो सबसे चमकीला, सबसे सुंदर, भोर का तारा, सांझ का तारा, तो सारी अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके शुक्र ग्रह के पास ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशों के निम्न समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश किन कंट्रीज के साथ सीमा शेयर करता है। भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो राइट आंसर रहेगा भूटान, चीन, म्यांमार। साइड से भूटान भाई, ऊपर से चीन और पूर्व की ओर म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम राज्य में काम कर रही 3 तेल प्रशिक्षणशाला यानी रिफाइनरियों की संख्या कितनी है। तो जो असम राज्य की बात करें तो उसमें कितनी तेल रिफाइनरी है आपकी, तो राइट आंसर रहेगा 3। कितनी रिफाइनरीज हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति है, साल, चीड़, यूकेलिप्टस, टीक या सागौन। तो गाइस याद रखना, नीलगिरी 3 राज्यों में है, आपके कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। इन तीनों ही राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी आपस में मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की बात करें तो वहाँ पर यूकेलिप्टस के वृक्ष, जिसे आप सफ़ेदे के वृक्ष भी कहते हैं, हरियाणा में भी ये ज़्यादातर मिलते हैं यूकेलिप्टस सड़कों के किनारों पर। तो ये पेड़ों की जो सामान्य प्रजाति ज़्यादा देखने को मिलती है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो राइट आंसर रहेगा चेन्नई। सबसे अधिकतम अगर इन चारों नगरों की बात करें तो अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होगा चेन्नई नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है, यानी जल के द्वारा हमें विद्युत बिजली बनाई जाती है। नेयावेली, एन्नोर, तूतीकोरिन, मैटूर। तो गाइस आंसर रहेगा हमारा मैटूर। अब गाइस आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे जो ये मैटूर है ये एक डैम का भी नाम है। साउथ, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दक्षिण भारत में है ये। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में से है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना है कि जो मैटूर डैम है वो किस रिवर पर है और किस राज्य में है। ये आज का आपका वर्क है, होमवर्क लगा सकते हो आप। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर डालोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो राइट आंसर रहेगा झारखंड। यहाँ पर भंडार की बात की गई है, यानी कि भाई कहाँ पर कोयला सुरक्षित है। उसके अलावा अगर उत्पादन की बात करें तब आपका आंसर रहेगा उड़ीसा। उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा, भंडारण में झारखंड। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपको बताना है, यूटी कौन सा है। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। अब आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है, और लक्षद्वीप। तो गाइस अगर हम बात करें एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा तो हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, जो लक्षद्वीप जो यूटी है वो एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। तो गाइस यहाँ पर हमारे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो मैक्सिमम जुड़िए मेरे चैनल के साथ। आप सभी जानते ही हो मेरे चैनल का नाम स्टडी विद दीपा सैनी। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, किसी क्वेश्चंस को लेकर आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।